हम सब लोग जानते हैं। One second, Honorable Minister, Honorable LOP. सर, सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें नहीं सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनंती है आपसे, जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो और आप सब लोग अरे सुनो, मेरे कुछ परमिशन दी है, मैं बात करता हूँ। सर, मैं यही चाहता हूँ कि हम सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूँ, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पर पड़ेगा। बिहार से एसआईआर की शुरुआत है, अब बंगाल, आसाम, पूरे देश में यही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। थैंक यू ऑनरेबल एलओपी। हमारी पिछले कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है। और ये नहीं, ये हमेशा वोट चोरी करके सत्ता में आए, सब चोरी की सरकार है। Sir, order in the house, please. Order in the house. Please sit down. Please sit down. Order in the house, please. Please, order in the house. Order in the house, please. Order in the house. If you want to leave, leave quietly. Please leave quietly. There's no point of order on the bill. Not point of order in the bill. Honorable LOH. Please, Honorable LOH. Please, 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 let's have order in the house. Let's have order in the house. The bill, let the bill start. Let the bill start. Let the bill start. Please, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Honorable LOH. Sir, thank you. मैंने पहले कहा था कि please, order in the house. Please. ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है, ये प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। यस प्लीज। ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है, वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का एक सोची समझी चाल है और इनको हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है। हमने शुरू दिन में कहा था, जो मैं आज फिर रिपीट करता हूं, कि जुलाई 21 को हमने कहा था कि यह गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संविधान सम्मत होना चाहिए, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। अभी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय उठाया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा उन्होंने एसआईआर के बारे में शुरू कर दी और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेकर के आए। मैं निवेदन करूंगा कि वह हाउस के प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जाए। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट इन ऑर्डर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। जिस बात के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी, उस बात को छोड़ करके वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे और
टाइम एंड अगेन उन्होंने इस पर डिमांड 267 रूल के दिन हर दिन करते हैं सुबह, और उनको हर दिन यह जवाब दे दिया जाता है कि इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं, और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये प्रजातंत्र को एक तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। वी विल नॉट अलाउ ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, वी विल नॉट अलाउ अनार्किज्म, और गवर्नमेंट के जो बिजनेस है वो पूरा पारित होगा, और यह संसद चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी, नियमावली के तहत चलेगी, और आपके संरक्षण में चलेगी। Honorable members, as your Honorable Elovich. They have wasted 64 hours and 25 minutes of the Indian Rajya Sabha. जब से पार्लियामेंट 64 hours and 25 minutes. आप बोलिए वर्किंग डेज, ये आप बोलिए ये हाउस को बंधक बनाने के बराबर है कि नहीं है? ये एक तरीके से पब्लिक मनी को वेस्ट करने का सवाल है कि नहीं है? और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिबेट हो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिस्कशन हो, इनको इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ मीडिया में कुछ लाइनें आ जाए, और उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये बात को कहना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा दैट शुड बी एक्सपंज्ड। Honorable members, regarding notices 267, Honorable Deputy Chairman in the morning has already given his ruling. So therefore, those matters under notice 267 are not held cognizable. As regards matters that were raised that is not part of the bill has already been introduced by the Honorable Minister. He had started his introduction. Therefore, any matters that do not pertain to the specific bill under consideration of this House do not form part of the record. I have given my ruling. Honorable Minister. सर, आज राज्यसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल्स और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, दो विषय पर एक साथ में हम चर्चा करना चाहेंगे। और डिप्टी चेयरमैन सर, स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है, और स्पोर्ट्स के लिए 3 स्टेक होल्डर हैं, एक एथलीट, दूसरा फेडरेशन और तीसरा गवर्नमेंट। ये तीनों के बीच में तालमेल हो, ये तीनों का काम सुनिश्चित हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, देश के हर युवा उसमें रहे स्पोर्ट्स की टैलेंट को मेडल में कन्वर्ट करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिले। स्पोर्ट्स ए नेशन प्राइड भी होता है, स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट भी है, स्पोर्ट्स नेशनल सब्जेक्ट भी है, और स्पोर्ट्स इंटरनेशनल सब्जेक्ट भी है। और सालों से देश में एक लॉ के रूप में एक स्पोर्ट्स बिल आए, और स्पोर्ट्स बिल पारित करके हम एक अच्छा लॉ बनाए जो नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेक्टर में और दुनिया में एक भारत की अच्छी छवि बनाए। चेयरमैन सर, ये विषय बहुत पुराना है। देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में गुड गवर्नेंस होना चाहिए, देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए बात तो बहुत हुई, लेकिन काम नहीं हुआ था। काम नहीं होने का भी कारण इच्छा शक्ति का अभाव था, अपना अपना हित उसमें समाहित थे, और स्पोर्ट्स सेक्टर में कई ऐसे पॉलिटिक्स हुए जिस वजह से स्पोर्ट्स में हम गुड गवर्नेंस नहीं ले पाए। डिप्टी चेयरमैन सर, ये देश में क्षमता की कमी नहीं है, ये देश में ब्रेन पावर भी है, ये देश में मैन पावर भी है। देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवाओं का देश है। लेकिन आज ओलंपिक्स में मेडल टैली में हम पीछे पड़ रहे हैं। हम मेडल टैली में और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जो हमें परफॉर्मेंस करना चाहिए हमें नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए देश में एक लॉ लाना बहुत आवश्यक है। हम क्यों लॉ ला एक ये बिल लेके आए हैं? देश में फेडरेशन का इलेक्शन, फेडरेशन में एथलीट का सिलेक्शन, फेडरेशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, फेडरेशन में नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देना,
ऐसे कई टाइप के विषय है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत आवश्यक है। आज मैं देखता हूं देश में 350 से अधिक कोर्ट केस है। फेडरेशन में इलेक्शन हुआ, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने उसमें एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया, और जब फेडरेशन में डिस्प्यूट होता है तब एथलीट का भविष्य अनिश्चित हो जाता है, उसके पर बुरा प्रभाव होता है। ऐसे 350 से अधिक कैसे इलेक्शन होना है? इलेक्शन स्टेज पर, रिजल्ट स्टेज पर, इलेक्शन के प्रारंभिक स्टेज पर बार बार कोर्ट मैटर हो जाती है। मैं देखता हूं वर्तमान समय में, पिछले 1 साल से मैं भारत सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में देख रहा हूं, लीगल पैरालाइसिस की स्थिति है। देश में बॉडी में कितना मेंबर होंगे? कई फेडरेशन में कई ज्यादा मेंबर हो जाता है, कई फेडरेशन में कम मेंबर होता है, और एथलीट 50% हमारी महिला है। ये महिला को प्रतिनिधित्व मिलना बहुत आवश्यक है। और कई महिला खेलती है, उसका कोई प्रश्न होता है, उसका कोई इश्यू होता है, उसको एड्रेस करने के लिए एथलीट कमीशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना बहुत आवश्यक है। ऐसी कई टाइप की सिचुएशंस आज हमारे सामने है जो हमें स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ाने में बाधा आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आने वाले 10 साल में देश को स्पोर्ट्स सेक्टर में दुनिया में 1 से 10 क्रम में लाना है। हमें जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश आजादी का 100 वर्ष मनाए, हमें विकसित भारत बनना है। विकसित भारत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मोदी जी ने नहीं कहा है। मोदी जी ने कहा है कि देश सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति करे। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम दुनिया में 1 से 5 नंबर के मेडल टैली में आना चाहते हैं। उसके लिए स्पोर्ट्स सेक्टर में गुड गवर्नेंस ये बहुत आवश्यक है। और आज दुनिया में मोदी जी ने कहा है कि हर स्थिति में हमें वर्ल्ड क्लास बनना है। हमें दुनिया में जो रूल्स रेगुलेशन है, दुनिया में जिस टाइप का गवर्नेंस है, ऐसा गवर्नेंस हमारे देश में भी होना चाहिए। आज दुनिया में 20 देशों में स्पोर्ट्स लॉ है, हमारे देश में नहीं था। मैं संसद से माननीय सदस्यगण को रिक्वेस्ट करूंगा, लोकसभा ने पारित करा है, जब राज्यसभा बिल को पारित कर देंगे तो हम 21वें कंट्री बनेंगे जिसमें स्पोर्ट्स लॉ हो और लॉ के मुताबिक हमारे देश में गुड गवर्नेंस चलता हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए बात होती रही जैसे मैंने बताया, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव से हम उसको बिल में, लॉ में कन्वर्ट नहीं करें। सबसे पहले 1975 में ये देश में स्पोर्ट्स के लिए एक गाइडलाइन बनाई और एक गाइडलाइन के मुताबिक स्पोर्ट्स गवर्नेंस होता था। 1985 में पहली बार, 1985 में यानी कि आज से 30 साल पहले एक प्रयास हुआ, एक स्पोर्ट्स बिल का ड्राफ्ट बना, बट आगे नहीं बढ़ पाएगा। 2011 में एक स्पोर्ट्स कोड बनाया गया, वो भी कोर्ट में चैलेंज हो गए, उसके पर कोई नतीजा नहीं निकला। 2011 में उसको एक बार कोशिश करी गई कि हम स्पोर्ट्स बिल को कैबिनेट में लाए, लेकिन कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाया था। 2013 में यहां अजय माकन जी नहीं है, लेकिन मैं उसका उल्लेख इसलिए करूंगा, उन्होंने कोशिश करी थी स्पोर्ट्स बिल लाने की, उन्होंने मेहनत करी, कैबिनेट तक ले गए, लेकिन कैबिनेट में कई सदस्यों ने उसको सहयोग नहीं करा और कैबिनेट से बिल को डिफर होना पड़ा, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्टर से जुड़े हुए लोग और उनकी दरमियानगिरी से ये बिल कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था। और उनके बाद 2017 में एक नया स्पोर्ट्स कोड को ड्राफ्ट करा गया, उसको भी कोर्ट में चैलेंज करा गया और 2019 में एक कोर्ट की कमेटी ने उसके ऊपर डिटेल अध्ययन करने के लिए कहा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। अंतोगत्वा 2022 में कोर्ट की दरमियानगिरी से 13 पॉइंट का एक स्पोर्ट्स कोड तैयार करा गया।